मुगलों की मध्य एशिया व फारस के प्रति नीति के बारे में जानेंगे। कि मुगलों की पहले हमने देखा था कि दक्षिण नीति, मुगलों की राजपूत नीति के बारे में देखा था कि मुगलों ने किस प्रकार से राजपूतों के प्रति व्यवहार अपनाया। तो आज हम मुगलों की मध्य एशिया और फारस के प्रति उनकी क्या नीतियाँ रही, क्योंकि बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमने ये देखा कि ये सभी मुगल शासक सदैव इसी बात का प्रयास करते रहे कि अधिक से अधिक अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। हालांकि बाबर को इतना समय प्राप्त नहीं हुआ कि शासक बनने के बाद कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। हुमायूं को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा अपने शासनकाल के दौरान, और उसकी सत्ता भी छिन जाती है अफगानों के हाथों। इसके बाद अकबर ने, जो कि कम आयु की अवस्था में शासक बनता है, जब वह मैच्योर्ड होता है, मतलब वयस्क होता है, तब वह अपनी शासन की बागडोर संभालता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। शाहजहां, जो कि विभिन्न समस्याओं से जूझता रहा, पारिवारिक समस्याएं जिसमें नूरजहां के द्वारा तमाम समस्याएं पैदा की गई, और जब वह उत्तराधिकारी युद्ध में सफल होता है तो वह अपना ध्यान मध्य एशिया और फारस की तरफ लगाता है। इसके बाद औरंगजेब यह अच्छी प्रकार से जानता था कि पूर्व में किन परिस्थितियों में मुगलों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उसने इस बात पर बल दिया कि अपने दूतों को भेजकर ही स्थिति को नियंत्रण में बनाया जा सके। तो इस प्रकार की स्थिति इन मुगल सम्राटों की रही, उसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो पहले नाम आता है बाबर। बाबर की नीति क्या रही? बाबर 1510 ईस्वी में फारस के शाह इस्माइल सफवी सहवानी खां के बीच मर्ग में युद्ध हुआ, जिसमें सहवानी मारा गया। बाबर की बहन खान रजा बेगम का विवाह सहवानी से हुआ था। फारसियों द्वारा बहन को कैद कर लिया जाता है, और बाबर ने उज्बेकों से सहायता की मांग की। सहायता इस शर्त पर मिली बाबर को कि खुतबा फारस के नाम का पढ़ा जाएगा, और शर्त स्वीकार समरकंद पर बाबर अधिकार कर लेता है। तो ये शर्त रखी जाती है, खुतबा को फारस के शाह के नाम पर पढ़ा जाएगा, और बाबर समरकंद पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। बाबर की मुख्य समस्या उज्बेकों की थी। बाबर को जो समस्याओं का सामना करना पड़ा था वो उज्बेकों की समस्या बनी हुई थी, जिन्होंने सीमा पर स्थित कबीलों को मुगलों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया था। मतलब उज्बेक जो थे, उनके जो सीमा पर कबीले थे उनको वो भड़काते रहते थे, और उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से बाबर को परेशानी में डाला जाए, उनके विरुद्ध और समस्याएं खड़ी करी जाएं, जिससे कि बाबर इन कबीलों और उज्बेकों से बहुत परेशान था। सितंबर 1528 ईस्वी पर उज्बेकों की शक्ति क्षीण हो जाती है, और बाबर को इससे काफ़ी राहत मिलती है कि उज्बेक ही मुगलों को परेशान करने में लगे हुए थे। इसके बाद हुमायूं की नीति। तो हुमायूं की नीति में फरवरी 1549 ईस्वी में हुमायूं हिंदार और सुलेमान की सहायता से बदख्शा के अभियान पर गया, और हुमायूं ने बलकान ऐवाब पर कब्जा किया। ऐवाब में उसने पीर मोहम्मद के अतारिक ख्वाजा बेग को बंदी बना लेता है। हुमायूं उज्बेकों के द्वारा मुगल सेना पर अचानक आक्रमण करने के कारण मुगल सेना पराजित हो जाती है, और हुमायूं बड़ी मुश्किल स्थिति में वापस काबुल लौट आता है। तो हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा कड़वा अनुभव माना जा सकता है कि उसने एक बलकान ऐवाब पर कब्जा तो किया, ऐवाब ने उसको किया, और ख्वाजा को अतालिक ख्वाजा को बंदी बना लिया। लेकिन उज्बेक वो शक्ति थे जो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे, और
अचानक हुमायूं की सेना पर आक्रमण हो जाता है, तो हुमायूं मुश्किल में पड़ता देख वापस काबुल लौट आता है। अकबर की नीति, अकबर चाहता था हिंदुस्तान और मध्य एशिया के बीच काबुल को मध्यवर्ती राज्य बना दिया जाए, मध्यवर्ती राज्य। हाकिम मिर्जा की मृत्यु के कारण यह योजना टूट गई हुई, मतलब हाकिम मिर्जा की मृत्यु हो जाती है तो अकबर जो सोच रहा था वह कार्य पूर्ण नहीं होता है, अतः काबुल पर कब्जा करना अनिवार्य हो जाता है। उज्बेकों की समस्या बनी हुई थी। अकबर ने 1585 ईस्वी में रावलपिंडी में डेरा डाला और वह 13 वर्ष वहां रहा। यूसुफ जाई और कश्मीर पर धावा बोला गया और कश्मीर और बलूचिस्तान विजय के बाद, कश्मीर और बलूचिस्तान विजय के बाद मुगलों की भीतरी सीमा सुरक्षित हो जाती है। तो ये भी अकबर की उपलब्धि थी कि वह 13 वर्ष रावलपिंडी में डेरा डाले रखा। उसने वहाँ की परिस्थितियों को देखा, अपने अनुकूल ढालने का प्रयास किया और यूसुफ जाई और कश्मीर में उसके धावा जो होता है और उस पर उसको विजय प्राप्त होती है, जिससे वो उसकी आंतरिक सीमा काफ़ी सुरक्षित हो जाती है। तो ये अकबर की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जहांगीर की नीति, अब्दुल्ला खान की मृत्यु के बाद उज्बेकों में फूट बढ़ गई, अतः मुगलों को उनसे कोई खतरा नहीं रहा। वह मध्य एशिया को पूर्ण रूप से जीतना चाहता था, किंतु जहांगीर जो कि अपने स्वास्थ्य कारणों से परेशान था और बीमार रहने लगा था, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी योजना अधूरी रह जाती है, पूर्ण नहीं हो पाती है। उसकी मध्य एशिया और फारस की जो योजना, जो नीतियाँ अपना रखी थी, वो परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती है। इधर क्या है कि आंतरिक कलह मची हुई थी मुगल दरबार में। नूरजहां, आसफ खां और महावत खां और खुर्रम, इनकी तकरार बढ़ी हुई थी और नूरजहां जो कि स्वच्छंद व्यवहार करने में लग गई थी, तो उसका जहांगीर एक तो बीमार और दूसरा आंतरिक कलह, जिससे कि जहांगीर को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती जो उसने सोच रखी थी। शाहजहां की नीति, जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें खुर्रम को सफलता प्राप्त होती है और खुर्रम शाहजहां के नाम से शासक बनता है। इसका लाभ उठाने के लिए नजर मोहम्मद ने काबुल पर कब्जा करने के उद्देश्य से मुगल क्षेत्र पर हमला बोल दिया। तो अब नजर मोहम्मद ये सोच रहा था कि मुगल दरबार में तो आंतरिक कलह में बची हुई है और खुर्रम यानी शाहजहां उससे जूझ रहा है, तो अब और जहांगीर की मृत्यु हो चुकी है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो नजर मोहम्मद ने काबुल पर कब्जा करने के उद्देश्य से मुगल क्षेत्र पर हमला बोल दिया और सम्राट बनने के बाद शाहजहां ने लश्कर खां को काबुल भेजा और महावत खां को भी उसकी सहायता के लिए भेजा, ताकि पूरे तैयारी के साथ आक्रमण किया जाए। नजर मोहम्मद बाद में ये देखता है कि वह पराजित हो जाएगा और उसको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वह शाहजहां से माफी मांग लेता है। लेकिन शाहजहां को अपने इस अभियान में काफ़ी आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना पड़ता है। इसके बाद औरंगजेब की नीति। औरंगजेब भी मध्य एशिया पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था, पर उसे ये पूर्व में दिखाई दे गया था कि उससे पूर्व जितने भी मध्य एशिया और फारस के प्रति मुगलों के अभियान रहे, उसमें अधिक से अधिक आर्थिक नुकसान ही उठाना पड़ा और उज्बेकों की जो शक्ति थी वो हमेशा निरंतर सक्रिय बनी रही। तो इसलिए औरंगजेब एक नई योजना निकालता है कि मध्य एशिया से उसका इतना संबंध था कि दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भेजें। उसका मतलब ये था कि अपने एक दूसरे का मतलब सामंजस्य बनाए रखा जाए, एक दूसरे के मतलब जो मतभेद है उनको राजदूतों के माध्यम से दूर किया जाए। तो ये उसने योजना निकाली कि दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भेजें,
1684 ईस्वी में जबरदस्त खां को राजदूत के रूप में भेजा गया और सीमांत कबीलों ने औरंगजेब के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रखी थी। तो कबीले जो तो कबीले के रूप में जो सीमा पर लगे हुए कबीले थे और जुबेली की शक्ति मुगलों के लिए हमेशा सिरदर्दी बनी रही। फिर भी काफ़ी हद तक मुगल सम्राट अपनी मध्य एशिया की नीति और फारस के प्रति जो उनकी नीति रही उसमें यही निचोड़ निकल के आता है कि उन्हें अपनी योजना में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हुई और वो जो चाहते थे वो कर सके, लेकिन उसमें उनको आर्थिक और राजनीतिक नुकसान अवश्य उठाना पड़ा। और भारत में भी मुगलों के लिए विभिन्न परेशानी कठिनाइयाँ पैदा होती रही, तो वो इतनी दूर तक कैसे अपनी योजना को अंजाम दे सके। तो फारस जो कि काफ़ी भारत से मतलब जो उनकी राजधानी दिल्ली से काफ़ी दूर और आगरा से भी उसकी काफ़ी दूरी, तो वो किस प्रकार से वहाँ पर नियंत्रण बनाए, ये एक समस्या भी थी। तो मुगलों ने मध्य एशिया फारस के प्रति जो नीति अपनाई तो उसमें उनको काफ़ी अधिक सफलता प्राप्त हुई। तो आज हमने मुगलों की मध्य एशिया और फारस के प्रति नीति के बारे में जाना, जिसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।